ये अपना लास्ट क्लास में वो कौन सा मैथमेटिक्स कोर्स ऑन चार्ज वो स्टडी किया था, निकल वाला पार्ट केस 1 हमने देखा था। केस 1 देखा था, निकालो फटाफट रिवाइज करते हैं। एक प्रॉब्लम उसका करना है, बाद में केस 2 पे आएंगे। केस 1 तो क्या है, सर्कुलर मोशन, फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, मतलब क्या होगा क्यू बी साइन थीटा। उसमें हमने केस स्टडी किया था कि बी और बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पार्टिकल किसमें घूमता है, सर्कल में। वो सर्कल का रेडियस देखो क्या है, वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आर इक्वल टू एम जी बाई क्यू बी, ठीक है ना। दूसरे रेडियस में घूमता है, ठीक है। टाइम पीरियड भी निकाला था, क्या था टाइम पीरियड, इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है ना। वो वाला पार्ट देखा था, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स भी किए थे। एक और टाइप का ना मुझे करवाना है खास कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, वो एक बता देता हूँ, बाद में केस 2 पे आते हैं, ठीक है। ओके, ड्रॉ कर लें।
चलिए तो ओके, इसमें लिखो फाइंड द deviation of the particle, find the deviation of the particle, find the deviation of the particle when, find the deviation of the particle when लिखो उसमें पहले पार्ट में लिखो पहले पार्ट में t इक्वल टू 10⁻10 मीटर, d इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा पार्ट d इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁹9 मीटर, 0.5 इंटू 10⁹9 एक काम 0.5 बता दो, सिर्फ 10⁹9 मीटर, सिर्फ 10⁹9 मीटर, ठीक है। ये करना है और डेटा देखो दिया हुआ है, b इक्वल टू देखो 1 टेस्ला, b इक्वल टू 1 टेस्ला, q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, n इक्वल टू 2 ग्राम, n इक्वल टू 2 ग्राम, और v इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना दिया हुआ है। अब पहले मुझे ये बताओ v और v के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री, मतलब सर्कल में जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, मैग्नेटिक फील्ड अनलिमिटेड है, कहाँ तक फैली हुई है मैग्नेटिक फील्ड, b तक ही, उसके बाद फील्ड क्या है, खाली है, कुछ नहीं है। तो इसमें ये अंदर एंटर करेगा मतलब क्या, सर्कल में घूमना स्टार्ट करेगा। तो v क्रॉस b, अब ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पहले बताओ v क्रॉस b, उससे पता चलता है v इस तरफ है, b अंदर है, तो v क्रॉस b कहाँ पे है, v इस तरफ है, b अंदर है, हम कहाँ पे है, ऊपर, मतलब फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ, मतलब पार्टिकल के ऐसे घूमना स्टार्ट। अब कैसे घूम सकते थे, सर्कल में अगर घूमे, ऐसे घूम के, सर्कल अगर छोटा हो तो ऐसे घूम के इधर आएगा, बाद में सर्कल में कंटिन्यू करेगा, तो क्या होगा, इसके बाद, ठीक। अगर सपोज ये सर्कल बहुत बड़ा बनता है, इससे बन जाए, इधर से क्या होगा, तो बहुत बड़ा सर्कल बनता है, क्या होगा, इधर से टेंजेंट चला है, कुछ भी हो सकता है, इस पर डिपेंड करता है ये b, और अपना रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो पहले तो क्या करो, r निकाल दो, r से हमें क्या आइडिया मिल जाएगा, r इक्वल टू mv/cubic, निकाल r, रेडियस कितना आ रहा है, r इक्वल टू mv/qb, तो n कितना है, 2 ग्राम, और 10⁻³ v कितना है, 10⁶, q कितना है, 1 माइक्रोग्राम, तो 10⁻⁶, और ये कितना है, 1 टेस्ला, तो r कितना आ रहा है, 2 × 10⁹9 मीटर, ठीक है ना। ये क्या आ गया, अपना रेडियस आ गया, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, d की वैल्यू देखो 10⁻10, तो पहले पार्ट में मैं ऐसा बोल सकता हूँ d ज्यादा है r से, तो मोशन बताओ क्या होगा, कि ऐसे पूरा ऐसे सर्कल में घूम पाएगा, ऐसे इधर से बाहर निकल जाएगा, ऐसे अगर घूम पाए हो, ऐसे इधर से बाहर निकल, अगर ऐसे घूम पाए, इसका मतलब ये रेडियस ही हुआ, तो रेडियस क्या d से कम होना चाहिए, तभी घूम पाएगा ना सर्कल में, तो
अगर डी ज्यादा हो आर कम हो तो ये घूम पाएगा ऐसा पूरा, तभी वापस जा पाएगा। तो एक केस अपना बैठ रहेगा, बैठा है ना, डी ज्यादा है, आर क्या है, कम है ना। तो क्या होगा पहला केस में, मतलब क्या है कि ऐसे सेमी सर्कल में घूमेगा तो कितना है डिविएशन, पहले कितना डिविएशन पूछा, मतलब कितना एंगल फर्क पड़ गया। पहले इधर जा रहा था, घूम के उल्टा जा रहा है, कितना हुआ 180 डिग्री, डिविएशन कितना है 180 डिग्री। तो पहले में ऐसे डायग्राम बना दो, तो ऐसे लिखो कि ये रेक्टल है, मतलब क्या पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल बनेगा, डिविएशन थीटा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। देखिए दूसरे केस में डी कितना दिया हुआ है 10⁹। तो अब डी क्या है, कम है, आर ज्यादा है, तो बोलो कितना मोशन होगा फिर, पहले सर्कल बना पाएगा नहीं, वो बना ही नहीं पाएगा क्योंकि डी कम है। तो क्या होगा इस केस में कि पार्टिकल ऐसे इधर से एंटर कर रहा है, वो वैसे सर्कुलर मोशन अंडर वो कर रहा है, पर इधर वो सर्कल बना ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा इधर टेंजेंशियली जैसे बाहर निकल जाएगा। तो डिविएशन क्या होगा, पहले इधर जा रहा है, अब इधर गया है, तो पहले ये वेक्टर था, अब इस तरफ हो गया, तो ये अपना डिविएशन है। अब ये डिविएशन मुझे निकालना है, तो ध्यान देना इसमें, साथ में सॉल्व करते हैं। देखो इधर मान लो जैसे आर्क बन रहा है ना, ये आर्क बन रहा है, तो इस आर्क का सेंटर यहाँ कहीं पे ले लो, ठीक है, ये आर्क का सेंटर, मतलब ऐसे सर्कल जो बन रहा है उसका ये सेंटर, ये डिस्टेंस कितना होगा आर ओवर रेडियस के बराबर, ठीक है। एक और ये इधर तक आर्क है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्या होगा, आर का ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इसे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब बस कोई ट्रिग्नोमेट्री लगानी, ये लाइन इधर बना देते हैं। देखो ये थीटा है, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये एंगल कितना होगा थीटा ही होगा, ये 90 माइनस थीटा ही थीटा, कितना होगा 90। अब देखो इसमें अब ये ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये कितना है, ये किसके बराबर है, डी, फिर लिख दिया, ठीक है, डी के बराबर। तो ट्रायंगल में देखो बताइए आर ए डी ए थीटा है, क्या अप्लाई करें, यार क्या अप्लाई करें, साइन थीटा अप्लाई कर सकते हो, साइन थीटा क्या होगा, क्या होगा डी बाई आर, इधर से अपना डिविएशन आ जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, डाल दो, देख लो क्या आंसर, ये ड्रॉ करो इसे प्रॉपर। तो इसमें क्या कंपेयर करना पड़ता है,
लिख लिया ये, ठीक है। तो अपना केस 1 कंप्लीट हुआ। केस 1 क्या था कि बी और बी कितना एंगल बना रहे, 90 डिग्री। अब केस 2 का स्टडी करते हैं। केस 2 मतलब क्या, 90 डिग्री नहीं होगा, कोई और एंगल होता है, तो वो स्टडी करते हैं। केस 2 अब लिखो, केस 2 ये निकाला क्या, के लिख के छोड़ दिया था। डी कितना है, आर कितना है सर, 1/2 कितना एंगल से होता है, 30, ठीक है ना। ये अपना डिविएशन है, ठीक है। केस 2, केस 2 लिखो। केस 2, बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, बी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी। ओके, तो ये डायग्राम पे फोकस करो। ये डायग्राम पहले समझा दो क्या है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल ये वाला पार्ट बना है, ये कौन सा है, XY प्लेन, मतलब अपने बोर्ड में ये जो प्लेन है ये वाला, ये कौन सा XZ है, मतलब ऐसा प्लेन है। मतलब ये कैसा है, ये जो डायग्राम बना है इसमें थोड़ा 3D इफेक्ट हो रहा है, ऐसा क्लियर है। ये XY प्लेन है, ये कौन सा है, XZ। इधर पार्टिकल है बीच में, वो पार्टिकल को वेलोसिटी दे रहे हैं किस तरफ, इस तरफ, ये प्लेन में इस तरफ वेलोसिटी वो कितनी दी है, v, कितना एंगल पे, ठीक है। और देखो दूसरी एरोस भी बनाए बड़े वाले, ये जो एरोस है वो क्या है, b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर हर जगह किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, ठीक है मैग्नेटिक। तो देखो इधर b और b क्या एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब मोशन कैसा होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें पहले स्टेशन, इसमें ये थियरी इसकी बोर्ड में आ सकती है, ठीक है। ये वाला ये पूरा डिराइवेशन जैसे वो सर्कल वाला था, इसका भी आ सकता है, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ड्रॉ कर लेना। क्या हो रहा है देखो, कंसीडर अ चार्ज consider a charge having velocity v, consider a charge having velocity v in xy plane, consider a charge having velocity v in xy plane. Uniform magnetic field is along x-axis, uniform magnetic field is along x-axis, and theta and theta is the angle between velocity and field. Theta is the angle between velocity and field. Okay, draw करो डायग्राम, स्टडी करते हैं।
ये क्लियर है? ओके, अब इसमें स्टडी करते हैं। इधर क्या करना है, स्टडी करना है बहुत आसान है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें वेलोसिटी है ना, पहले कंपोनेंट बना देते हैं। एक कंपोनेंट इस तरफ फील्ड के अलोंग, ये कंपोनेंट कौन सा है, बी के पैरेलल में, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है वाला, ये क्या है, बी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट को क्या अलग अलग स्टडी करना है। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से ये क्या होता है, पैरेलल लिखते ही जाते हैं। ये ऐड कर दो डायग्राम में। इसमें लिखो द वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, द वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट। उसके बाद है ना, पहला लिखो, वन करके लिखो, बी पैरेलल इक्वल टू बी, टू कंपोनेंट। ठीक है, वन पैरेलल लिखो, बी पैरेलल इक्वल टू, क्या होगा अपने डायग्राम के हिसाब से, बी पैरेलल इक्वल टू बी कॉस थीटा। देखो बी पैरेलल इक्वल टू बी कॉस थीटा। अब देखो सिर्फ इस कंपोनेंट पे ध्यान दो, पैरेलल पे बी पैरेलल और बी कितना एंगल है, 0। मैग्नेट फोर्स क्या होता है, याद रखो एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा। तो इसके तो दो पैरेलल होता है, एंगल क्या हो गया, 0। मैंने अलग से लिखा है भी पॉइंट, अगर दोनों पैरेलल हो तो फोर्स क्या होता है, 0। तो इस कंपोनेंट पे क्या है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है मतलब ये कंपोनेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल क्या है, सीधा ही जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं। ठीक है, इसमें ही लिखो, लिखो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कंपोनेंट, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस कंपोनेंट will be 0. The magnetic force on this component will be 0. So the charge will move linearly. So the charge will move linearly in the direction of field. In the direction of field. ठीक है, तो पैरेलल की वजह से क्या पार्टिकल सीधा जाएगा। अब परपेंडिकुलर की वजह से देखते हैं, तो दूसरा लिखो, बी परपेंडिकुलर इक्वल टू, बी परपेंडिकुलर इक्वल टू, बी क्या होगा उसमें, बी साइन थीटा। बी परपेंडिकुलर इक्वल टू बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर तो क्या होगा, अभी पढ़ चुके हैं। परपेंडिकुलर तो क्या होता है, सर्कल में घूमता है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर वाला कैसे घुमाएगा, उसको सर्कल में घुमाने की ट्राई करें। ठीक है, लिखो इसमें, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, दिस कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड, so it will be responsible for circular motion. So it will be responsible for circular motion. ठीक है ना, वो क्या है, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो ओवरऑल मोशन कैसा आएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या करना चाहता है, स्ट्रेट मूव करवाना चाहता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसा मूव करवाना चाहता है, सर्कल में मूव करवाना चाहता है। तो पार्टिकल सर्कल में भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो कैसा मोशन, पार्टिकल सर्कल में भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, तो कैसा मोशन है, ठीक है, स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। तो ओवरऑल जो मोशन है वो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, पार्टिकल क्या ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं पता है, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, हेलिकल मोशन। ठीक है, क्या होता है, हेलिकल मोशन। ओवरऑल कैसा होगा, हेलिकल। ठीक है, एक स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइम टाइप करो, बाद में ड्रॉ कर लेना। So the resultant motion of the particle, so the resultant motion of the particle
due to both components, so the resultant motion of the particle due to both components will be helical, ठीक है, ऐसा मोशन ड्रॉ करो। बोलो हो गया ड्रॉ, ठीक है। अब इसमें भी हेलिक्स में देखो, हेलिक्स को अगर साइड से देखोगे कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो हेलिक्स का भी क्या रेडियस होता है, तो रेडियस और वो सब भी इसमें निकालना है हमें। डायग्राम के आगे लिखो, रेडियस ऑफ हेलिक्स, अब रेडियस कौन से कंपोनेंट की वजह से मिलेगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर? रेडियस जो मिल रहा है मतलब सर्कल में घूम रहा है, किस वजह से घूम रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है ना। तो रेडियस का जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया वही से डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या होगा, R इक्वल टू NB बाई QB। तो इधर B कौन सा लोगे, परपेंडिकुलर का, ध्यान रखना जो B के परपेंडिकुलर हो वो, ठीक है। तो अपने डायग्राम के हिसाब से R इक्वल टू NB साइन थीटा बाई QB। बॉक्स है ना, इस पे मत बनाना, पहले वाले पे बनाना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, ठीक है। ये रेडियस ऑफ हेलिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें डायग्राम में ना ये ऐड कर दो, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। ये एक्सिस है हेलिक्स की, तो ये क्या हुआ, उसका रेडियस हुआ, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा, ओके। अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला पढ़ा था, मैं क्या था, 2 पाई n बाई QB। तो बताओ टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा क्या, जैसे इधर साइन थीटा वाला पार्ट आ गया, टाइम पीरियड में कुछ चेंज आएगा? टाइम पीरियड देखो क्या एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता ना, b पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखो, द टाइम पीरियड is independent of velocity. The time period is independent of velocity. Okay, so लिख लो P इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई n बाई QB। P इक्वल टू 2 पाई n बाई QB, ठीक है ना, ये होगा अपना टाइम पीरियड, ठीक है। बस एक और पार्ट इसमें स्टडी करना है, जब पार्टिकल का एक रोटेशन खत्म होता है तो पार्टिकल उधर ही रहेगा या आगे आ जाएगा, हेलिक्स में घूम रहा है, जैसे घूम रहा है, तो एक रोटेशन जब घूमा तो क्या ऐसे आगे आएगा ना पार्टिकल। तो एक रोटेशन बाद, मान लो पहले पार्टिकल इधर था, एक रोटेशन बाद क्या पार्टिकल इधर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। क्या होता है, ये पिच होता है, ठीक है। तो ये पिच का भी फॉर्मूला हमें स्टडी करना है, वो भी लिखो आगे। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, the horizontal distance covered in the direction of field, horizontal distance covered in the direction of field after one rotation, is called pitch, ठीक है।
तो अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो पिच मुझे निकालना है, तो पिच के लिए कौन सा कंपोनेंट स्टडी करो, परपेंडिकुलर या पैरेलल? पैरेलल सीधा जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पैरेलल, और एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड कितना, ये पिच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v पैरेलल इंटू सी। अपने डायग्राम के हिसाब से v पैरेलल क्या होगा, v cos थीटा, टाइम पीरियड क्या होगा 2πm/2, ठीक है ना, ये अपना पेज आ जाएगा। ओके, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, एंगल अगर 90 डिग्री ना हो तो हेलिक्स में मूव करता है, ठीक है। तो कोई भी इसका प्रॉब्लम आए, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना, एक पैरेलल निकालना है फील्ड की और एक परपेंडिकुलर, ठीक, उस तरफ से रेडियस स्पीड जो भी है वो निकाल सकते, ठीक है। इसके ना प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पेशली वो एनसीईआरटी का एक जैसा प्रॉब्लम है, वही बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव में इतने क्वेश्चन इस पे नहीं आए, पर आएंगे तो भी ये एनसीईआरटी बोर्ड जल्दी आता है, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, बाद में इसका एक एक्सटेंशन स्टडी करेंगे। देखो क्वेश्चन, ओके, देखो चार्ज पार्टिकल q, m, charge particle q, m is projected with velocity. So charge particle q, m is projected with velocity v naught I cap, is projected with v naught I cap in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, देखो B equal to uniform magnetic field, B equal to 3v naught I cap, 3v naught I cap plus 4v naught j cap, 3v naught I cap plus 4v naught j cap, ठीक है, जितना दिया हुआ है, ओके। पहले पार्ट में लिखो, find radius and pitch of the path, find radius and pitch of the path, ठीक, पहले पार्ट में लिखो। दूसरे पार्ट में लिखो, find work done by magnetic field, find work done by magnetic field, ठीक है। और तीसरे पार्ट में लिखो, find distance traveled by the particle, find distance traveled by the particle in one time period, find distance traveled by the particle in one time period, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। देखो इसमें ना ये भी थोड़ा साथ में करते हैं, क्या करो इसमें सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना दो, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लेते, एक्स और वाई एक्सिस बना दो, पार्टिकल की वेलोसिटी बनाओ, वेक्टर बनाओ, और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर वो बनाओ, इतना करो।
ड्रॉ किया गया ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है। पार्टिकल इधर है, पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी, v नॉट आई कैप दिया ना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर क्या इस तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, 3b नॉट आई कैप प्लस 4b नॉट जे कैप दिया है, बोलो कैसा वेक्टर होगा, आई कैप जे कैप दोनों में कैसा वेक्टर है, क्रॉस में जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसे एरोस बनाएंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पास हो रही है हर जगह, ओके। ये बी दिया हुआ है। अच्छा ये एंगल बताओ मुझे, ये एंगल क्या है, ये तो निकाल सकते हो, 3b नॉट आई कैप है और 4b नॉट जे कैप है, कितना होगा, ये देखो इस तरफ, ये बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन है, 3b नॉट इस तरफ है, 4b नॉट यहाँ पे है, रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ है, तो ये एंगल पूछ रहा हूँ, ये थीटा, तो क्या यूज करो, टेन थीटा यूज करो। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4b नॉट, बेस कितना है 3b नॉट, तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 और कौन सा एंगल हुआ 53 डिग्री। तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना है अपना 53 डिग्री, ठीक है। अब देखो कौन सा, ये 90 का केस तो है, बी और बी के बीच में कितना एंगल है 53 है। तो इधर अभी जो स्टडी किया मुझे बताओ किसके कंपोनेंट में निकालो, बी के निकालो या बी के निकालो, किसके कंपोनेंट निकालना है, बी के। तो बी के कंपोनेंट कैसे बनाना है, एक फील्ड के अलोंग और एक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो ये बी है, इस तरफ भी है, तो बी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा होगा, बोलो समझना। ये कंपोनेंट क्या लिखेंगे, पैरेलल, ये कंपोनेंट क्या है बी के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बी के पैरेलल होगा और एक क्या होगा बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से ये जो कंपोनेंट बना है उस हिसाब से मुझे बताओ हेलिक्स जो बनेगा, हेलिकल मोशन कैसा बनेगा, कैसा होगा हेलिकल, प्रॉपर स्टडी करना है। दोनों कंपोनेंट को देखो, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से किस तरफ जाएगा, उधर ही जाएगा सीधा, परपेंडिकुलर की वजह से क्या है सर्कल में घूमेगा, तो सर्कल में घूमेगा सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो हेलिक्स में पता होना चाहिए कैसा बनेगा, ठीक है, ये नहीं करना। अब वो फॉर्मूला दो सब लगाओ करो, ठीक है। और ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ होगा राइट दोनों सब, चलो सब टाइम पीरियड कोई डेफिनेट टाइम पीरियड
फोर्स की वजह से ये पैरेलल नहीं रहेगा, इसकी वजह से चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें अब पहले में क्या रेडियस और पिच पूछा है पहले पार्ट में, तो रेडियस क्या हो जाएगा एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यूबिक। तो कितना होगा, मास तो एम ही है, वी परपेंडिकुलर बोलो कितना होगा, वी cos 53 वी sin 53 कितना होगा, वी sin 53 है ना, तो वी sin 53 क्यू ऐसा ही रहेगा, वी बोलो कितना होगा, 3v0 है और 4v0 है, क्या लेना होता है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 3v0 का स्क्वायर तो 4v0 का स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो ये कितना हो जाएगा nv sin 53 कितना होता है 4/5 अपॉन एक क्यूब, v कितना होगा 5v0, तो कितना हो जाएगा 4nv by 25 क्यूब v0, ये आ जाएगा अपना रेडियस। ठीक है, ये रेडियस आएगा। और क्या पूछा है, पिच भी पूछा है, तो पिच के लिए क्या फॉर्मूला था, v पैरेलल इंटू टी,
तो V पैरेलल कितना होगा, V cos 53 और टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई m बाई क्यू, D कितना होगा 5 V नॉट। तो पिच कितना आ जाएगा, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6 पाई mv बाई 25 क्यू V नॉट। ये अपने पिच आ गई, ठीक है, ये पिच आ गया। ये पहला पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, वर्क निकालना है, ठीक है ना। अब ये पार्ट है ना इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क कर दो इसमें, जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं लिखो उसमें मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू, वेक्टर में लिखना, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्या है, क्यू V क्रॉस B। तो इसका मतलब थोड़ा वेक्टर का नॉलेज यूज होगा। ये जो F है V क्रॉस B, इसका मतलब जब इतने सारे में प्रॉब्लम की है, जैसे एक ही सिंपल एग्जांपल अगर बताऊं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, B इस तरफ है, B अंदर है, F किस तरफ आएगा, V क्रॉस B करो, F किस तरफ आएगा, B इस तरफ, B अंदर, F कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर F लगेगा। तो इधर मुझे F और B के बीच में एंगल बताओ, कितना होगा 90 डिग्री। फोर्स और वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, इसमें लिखो आगे। तो F इज perpendicular, so F is perpendicular to B, F is perpendicular to B। अब अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या लिखो, so force is also perpendicular, to the displacement, force is also perpendicular to the displacement। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो बहुत क्या होता है, क्या हो जाता है, जीरो। W इक्वल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 और कॉस क्या होता है, जीरो। वर्क डन, ठीक है। तो फाइनली तो देयरफॉर वर्क डन बाय द फील्ड विल बी जीरो, वर्क डन बाय द फील्ड विल बी जीरो, ठीक है। फील्ड फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सॉरी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, कभी कोई वर्क नहीं करता है। अब इसके आगे भी और स्टडी होती है, मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई वर्क नहीं करता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता। अगर पार्टिकल अगर 20 स्पीड से आ रहा है ना, तो 20 स्पीड से ही घूमता रहेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, कम भी नहीं, वो बस क्या है, उसी स्पीड से घूमता रहेगा, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट टाइम में लिखो, द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड of the particle, kinetic energy and speed of the particle remain constant, kinetic energy and speed of the particle remain constant, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट के हमने स्टडी की, ठीक है, कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन टाइम पीरियड। तो पिच के बराबर हुआ क्या, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन टाइम पीरियड पिच के बराबर हुआ। पिच क्या, देखो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल हेलिक्स में ऐसे पूरा घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल ऐसे पूरा घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। तो पिच जो है वो तो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैंने सिर्फ डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस होता है पूरा पार्ट, ये पूरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो पहले तो थर्ड पार्ट में लिखना है, इधर क्या है, टोटल डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू पिच, ठीक है। यहाँ पे पिच नहीं पूछा, टोटल डिस्टेंस इज
नॉट इक्वल टू विच, तो निकाले कैसे? डिस्टेंस निकालना है पूरा। 2 पाई आर होगा क्या? 2 पाई आर हो सकते हैं। वैसे एक हेलिक्स कंप्लीट हुआ, 2 पाई आर हो सकते हैं। साइड से देखो तो सर्कल दिखता है, पर एक्चुअल सर्कल तो नहीं है, पूरा जा रहा है ना, तो क्या है 2 पाई आर भी नहीं होता है, ठीक है, 2 पाई आर भी नहीं होता है, तो कैसे निकाले बोलो? इधर स्पीड देता हूँ मैं, स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, है ना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? v नॉट, स्पीड कितनी है? v नॉट। टाइम अपना कितना है? एक टाइम पीरियड जितना है ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा? डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? v नॉट। टाइम मतलब एक टाइम पीरियड जितना पूछा है, तो 2 पाई m बाई कितना था? q इंटू 5 v नॉट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 2 पाई m v नॉट बाई 5 q v नॉट। कितना डिस्टेंस कवर होगा? ठीक है, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फोर्स, केस 1 केस 2 देखी है, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट स्टडी करते हैं, डेफिनेशन है वो देखना है, उस पर प्रॉब्लम आते हैं। लिखो लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स लॉरेंट फोर्स ओके। ये चार्ज पार्टिकल की अगर बात करें, एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भी रख रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है, तो नेट फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी रख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्या होता है फोर्स? नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा लगे फिर डालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स? ऑप्शन भी दूंगा, प्रॉब्लम तो दूर की बात है, क्या होता है? Q इंटू ई, कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स? Q इंटू ई। मैग्नेटिक फील्ड डालो तो क्या होता है फॉर्मूला? अभी देखिए, Q ई क्रॉस बी, तो ओवरऑल फोर्स कितना आ जाएगा दोनों का वेक्टर एडिशन पर? तो जो नेट फोर्स होता है दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो जो नेट फोर्स होता है ना उसको क्या कहते हैं? मतलब कुछ नया नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर दो, तो जो टोटल फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं? लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो। When a charged particle is moving in, when a charged particle is moving in external, when charged particle is moving in external electric field as well as magnetic field, when a charged particle is moving in external electric field as well as magnetic field, as well as magnetic field, comma, the net force on the particle will be, the net force on the particle will be
the resultant net force on the particle will be the resultant of electric and magnetic force of electric and magnetic force electric and magnetic force. Full stop. This is called Lorentz force. This is called Lorentz force. ठीक है. तो अब देखो इधर F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fe प्लस Fv, दोनों का एडिशन करना है. Fe कितना होगा, Q इंटू ई, और Fv कितना होगा, Q ई क्रॉस बी. तो नेट फोर्स कितना हो गया, Q कॉमन ले सकते हैं, F इक्वल टू Q क्या आ गया, E प्लस V क्रॉस बी. ठीक है, जिससे बॉक्स में ये अपना क्या आ गया, लोरेंट्ज फोर्स का लोरेंट्ज फोर्स. ठीक है, इतना ये वेक्टर एडिशन ही करना है आपको. ठीक है, इससे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो ये पार्ट भी अपना क्या खत्म हो जाएगा. लिखो क्वेश्चन. A particle of mass 10 grams, a particle of mass 10 grams and charge -2 microcoulombs is projected with speed 10 raised to 6 meters per second. Is projected with speed 10 raised to 6 meters per second along plus x-axis. Along plus x-axis. Along plus x-axis. E equal to लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है. E equal to लिखो 4 वोल्ट पर मीटर, equal to 4 वोल्ट पर मीटर I cap, equal to 4 वोल्ट पर मीटर I cap. ठीक है, अब B लिखो, B equal to 10 raised to -2 टेस्ला, equal to 10 raised to -2 टेस्ला J cap. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी और मैग्नेटिक फील्ड रखी. ओके, find acceleration, find initial acceleration, find initial acceleration, find initial acceleration. ठीक है, क्या करोगे, वेक्टर में डालनी है वैल्यू. चलो ट्राई करो, वेक्टर में वैल्यू डालनी है. E दिया हुआ है, V क्रॉस P करो.
ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एक मिनट, बी कितना है? बी है ना, एक काम करो, सॉरी ई 4 दिया है ना, 4 इंटू 10⁴ करो, 4 इंटू 10⁴, 4 इंटू 10⁴। सबसे पहले इधर क्या करो, बी क्रॉस बी निकालो। ये पूरा हमें फॉर्मूला डालना है ना फोर्स का, बी क्रॉस बी निकालो। तो बी क्रॉस बी है कितना हो जाएगा? बी कितना दिया है? 10⁶ के आई क्या है ना, क्रॉस ये कितना है बोलो? 10⁻⁻6 क्या है? जे क्या है? 10⁻2 जे क्या है? तो ये कितना आ जाएगा? 10⁴ आई क्रॉस जे कितना होता है? क्या होता है? ये क्या है? तो फोर्स जो है वो क्या होगा? क्यू चार्ज कितना दिया है? -4 माइक्रोकूलम ना, तो माइनस क्या? -2 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है? 4 इंटू 10⁴ डायरेक्शन आई कैप प्लस अपना बी क्रॉस बी कितना है? 10⁴ जे कैप। ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा? हमें मास कितना है? 10 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू हमें 10 ग्राम है, मतलब कितना हो गया? 10⁻2 kg इंटू ए इक्वल टू, ये 2 इक्वल, देखो इधर से 10⁴ बाहर ले सकते, ठीक है, ठीक है, 10⁴ बाहर ले सकते, कितना हो जाएगा? -2 4 आई क्या है प्लस के क्या, और करो सॉल्व, इधर से एक्सेलरेशन आ गया, 10⁻2 कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आई कैप प्लस 2 के कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक्सेलरेशन।
ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, a particle is projected with speed v naught. A particle is projected with speed v naught along plus x-axis. A particle is projected with speed v naught along plus x-axis. In magnetic field, v naught, in magnetic field v naught along plus z axis, along plus z axis. What should be the electric field? What should be the electric field so that the particle goes undeviated? What should be the electric field so that the particle goes undeviated? ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। अनडिविएटेड जा रहा है मतलब क्या, पार्टिकल सीधा ही जा रहा है, तो फोर्स के बाद क्या होगा? जीरो। ठीक है, अनडिविएटेड जा रहा है, सीधा ही जा रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को मतलब क्या, डिविएशन रहता ही है। और अनडिविएटेड जा रहा है मतलब नेट फोर्स, लॉरेंट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो। लॉरेंट फोर्स जीरो करते हैं, लिखो इसमें, द नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स विल बी जीरो। तो नेट फोर्स की इक्वेशन है अपने पास, तो क्या है, क्यू ब्रैकेट में पूरा वेक्टर में लिखना है। क्यू ब्रैकेट में क्या है, ई प्लस वी क्रॉस बी। क्यू ब्रैकेट में ई प्लस वी क्रॉस बी, पूरा क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो क्यू तो जीरो होगा नहीं, पार्टिकल का चार्ज कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या पार्ट जीरो होना चाहिए? ई प्लस, देखो therefore E plus V cross B, E plus V cross B equal to 0. E plus V cross B equal to 0. तो E equal to क्या है? Equal to क्या है? माइनस V cross B. E equal पूरा वेक्टर में E equal to क्या है? माइनस V cross B. इसको है ना ऐसा तो बॉक्स बना के रखो, अनडिविएटेड एक कंडीशन होती है। इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस वी क्रॉस बी। कर लो अब सॉल्व, देखो कहाँ पे आ रही है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल टू क्या है? माइनस वी क्रॉस बी। क्या है आंसर? इक्वल क्या है? माइनस वी क्रॉस बी। तो माइनस बी कितना होगा? वी नॉट आई कैप। बी कितना है? वी नॉट के कैप। तो आई क्रॉस के कितना होता है?
I क्रॉस के क्या होता है -J, I क्रॉस के क्या होता है -J, तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा V नॉट D नॉट J कैपिटल, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ड्रॉ करो डायग्राम, क्वेश्चन कर दिया दूंगा, ड्रॉ कर दो पहले। चलिए ड्रॉ, इसमें ना देखो डायग्राम सुन जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इनॉट आई पर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या डी नॉट चाहिए, मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक पार्टिकल यहाँ पे इधर सी से एंटर हो रहा है, कितनी स्पीड से एंटर हो रहा है, अब क्या लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा, तो उसके वजह से पार्टिकल ऐसे कुछ घूम रहा है, क्यू से इधर निकल रहा है, कितनी स्पीड दी है 2v, शुरुआत की स्पीड दी है, अब कितनी स्पीड हो गई 2v हो गई, ठीक है, ये सब डिस्टेंस और वो सब दिया है, चार्ज और वो सब दिया है। अब इसमें पूछना है, लिखो दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो फाइंड वर्क डन बाय बोथ द फील्ड, फाइंड वर्क डन बाय बोथ द फील्ड, find work done by both the field from P to Q, find work done by both the field from P to Q, ठीक है, ये पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट में लिखो फाइंड रेट ऑफ वर्क डन, फाइंड रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड, फाइंड रेट ऑफ वर्क डन by both the field at point P, find rate of work done by both the field at point P, ठीक है। जब डिस्कस करते हैं पहले वर्क पूछा है, दोनों फील्ड का वर्क, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी वर्क करता ही नहीं, क्योंकि वो वेलोसिटी की क्या होता है परपेंडिकुलर, तो वो तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, ठीक है। पहले पार्ट में डायरेक्ट वही लिख लो कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड will always be zero. Work done by magnetic field will always be zero. ठीक है, वो लिखोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकता है, अब वो उसके बारे में सोचो, वो वर्क कैसे मिलता है, क्या होगा Q डेल्टा V, तो डेल्टा V कैसे मिलता है E dot R, so E dot R E dot R है, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं, पर आंसर में ना ए और बी नहीं है, जैसे मैं डायग्राम में बनाया उस हिसाब से ए और बी एक्चुअली नहीं है, तो और ऑप्शन देखो, ए और बी नहीं है, और कोई तरीका से तो अब भी एक तरीका वर्क देखो, इसमें स्पीड भी है, आगे कितनी हो गई
टू स्पीड चेंज किसने की, कौन सी फील्ड में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड ने की, मैग्नेटिक फील्ड को कर ही नहीं सकते। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई वो किसने की, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क ही होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लैक बोला जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, W इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड W इक्वल टू डेल्टा के। तो निकाल डेल्टा के तो निकाल सकते हो ना, KF माइनस KI। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या पूछा, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क मतलब पावर, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट में क्या, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू पावर, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू पावर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर निकाले पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर P इक्वल टू, पावर का बोलो कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला पता है, F डॉट V, वो यूज कर सकते हो। तो F E डॉट V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर ऐसी कितना होगा, ऐसे कितना होगा, Q इंटू E, E नॉट क्या आई कैप डॉट V बोलो, P पॉइंट पे निकालना है, V इक्वल क्या होगा, V आई कैप, इतना होगा ना। तो क्या गया डॉट प्रोडक्ट Q E नॉट V, ये क्या आ गया, पावर आ गया, Q E नॉट V, ठीक है, ये पावर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का पावर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पावर Q0, F और V क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये पावर आएगा। ठीक, अभी देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी अपना काफी कुछ हो चुका है, बस और 2 से मैक्सिमम 3 लेक्चर मुझे चाहिए चैप्टर का। तो अब अभी तक तो टेस्ट थी, अब क्या करो, देखो थर्सडे तक है ना, इतना करो कि इसका प्रॉपर रिवाइज कर लेना, इसके प्रॉब्लम्स और वो सब खुद अपने आप करो। थर्सडे में इसके क्वेश्चन टिक करवा दूंगा मॉड्यूल में से, ठीक है, वो ट्राई करो, उसके बाद फिर आएगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स होता है पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स आ, ठीक है, उस पर फोकस करो। और जो एडवांस के स्टूडेंट है उनको शीट मिल गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट हो गया, मैं दिया था होमवर्क में, तो बाकी का पार्ट कंप्लीट करो, बाद में ये स्टार्ट कर दो इलेक्ट्रो, ठीक है ना, वो करना है, बाद में डाउट क्लास कर लेंगे। डाउट क्लास मान लो थर्सडे ही होगी 90%।